Burns. This is a very important topic, and this topic is for GNM second year. What is a burn? A burn is a type of injury to skin or other tissues caused by heat, cold, electricity, chemicals, friction, or radiation. Most burns are due to heat from hot liquids called scaldings, solids और fire. तो बर्न क्या होता है? बर्न एक टाइप का इंजरी है. स्किन को जो इंजरी होती है, स्किन या फिर दूसरे टिश्यूज़ को इंजरी होती है बाय हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, फ्रिक्शन और रेडिएशन. अब कोल्ड से भी बर्न होता है. फ्रॉस्ट बाइट इज़ अ टाइप ऑफ अ बर्न जो कोल्ड से होता है. हीट से भी बर्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी बर्न होता है, केमिकल्स, फ्रिक्शन और रेडिएशन से भी बर्न होता है. न ज़्यादातर बर्न्स जो हैं हीट से होते हैं, और जो लिक्विड, हॉट लिक्विड से जो बर्न होता है उसको हम बोलते हैं स्काल्डिंग. या तो गर्म पानी के गिरने से, या फिर कोई भी हॉट लिक्विड होने दो, उसके ऑयल के गिरने से, इससे जो बर्न होता है उसको बोलते हैं स्काल्डिंग. कॉजेस. बर्न्स के कॉजेस क्या होते हैं? बर्न्स आर कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज क्लासिफाइड एज थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन. तो बर्न के कॉजेस हैं थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन. ये मेन कॉजेस है बर्न के. अब थर्मल बर्न क्या होता है? Thermal burn is a type of burn resulting from making contact with heated objects such as boiling water, steam, hot cooking oil, fire and hot objects. जब भी ये एक टाइप का बर्न है जो हॉट ऑब्जेक्ट्स से होता है, हीटेड ऑब्जेक्ट से होता है, जैसे कि बॉइलिंग वाटर से हो गया, स्टीम से हो गया, या फिर हॉट कुकिंग ऑयल से, फायर से, हॉट ऑब्जेक्ट से. ये जितने भी टाइप्स है ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, और उस कैटेगरी को हम बोलते हैं थर्मल बर्न. थर्मल बर्न में जो हॉट ऑब्जेक्ट से होते हैं उन्हें हम थर्मल बर्न के अंदर क्लासिफाई करते हैं. और स्काल्डिंग भी एक तरीके का थर्मल बर्न है. स्काल्ड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थर्मल बर्न सफर्ड बाय चिल्ड्रन, बट फॉर अडल्ट्स थर्मल बर्न आर मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय फायर. तो स्काल्डिंग में क्या होता है? स्काल्डिंग अकर्स बिकॉज ऑफ हॉट लिक्विड. हॉट लिक्विड में बॉइलिंग वाटर हो गया, हॉट कुकिंग ऑयल हो गया, स्टीम, ये सब जो है स्काल्डिंग में आते हैं, और ये भी एक टाइप का थर्मल बर्न है. और ज़्यादातर स्काल्डिंग चिल्ड्रन में होती है, बच्चों में ज़्यादातर स्काल्डिंग होती है, और अडल्ट्स में बर्न्स होते हैं ड्यू टू फायर. Chemical burn. Chemical burns occur when living tissues is exposed to a corrosive substance such as strong acid, base or oxidizer, or a cytotoxic agent such as mustard gas, lewisite or arsine. तो केमिकल बर्न वो तरीके का बर्न है जहाँ पे किसी भी करोसिव सब्सटेंस से बर्न होता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, या ऑक्सीडाइज़र हो गया. अब सिर्फ एसिड, हमें लगता है सिर्फ एसिड से बर्न होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड भी कभी कभी बर्न कर सकता है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल pH है वो 7.35 टू 7.45 है. अब इससे ज़्यादा अगर pH हो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट्स का pH 10 भी होता है, 14 भी होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी कभी कभी बर्न कर सकता है. सिर्फ एसिड ही नहीं, बेस भी बर्न करता है. So this is a type of chemical burn. Electrical burn. Electrical burn is a burn that results from electricity passing through the body causing rapid injury. जब electricity body से पास होती है और उसकी वजह से जो burn होता है उसको हम बोलते हैं electrical burn. For a burn to be classified as electrical, electricity must be a direct cause. For example, burning a finger on a hot electric steam iron would be thermal, not electrical. अब किसी भी बर्न को हम इलेक्ट्रिकल तभी क्लासीफाई कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बॉडी में पास हो रही है तब.
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इलेक्ट्रिकल आयरन हम यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल आयरन, गरम आयरन पे उंगली लग जाए या हाथ लग जाए तो उसको हम इलेक्ट्रिकल बर्न कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम थर्मल बर्न कंसिडर करेंगे क्योंकि वो हॉट ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है। इलेक्ट्रिकल बर्न तभी कंसिडर करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में पास होती है और उसकी वजह से जो बर्न होता है। और इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी बहुत बुरे तरीके के बर्न्स होते हैं। मैंने देखे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में बर्न्स वार्ड में। सफदरजंग हॉस्पिटल का बर्न्स वार्ड इज़ द मोस्ट बिगेस्ट वार्ड। ज़्यादातर पेशेंट्स इधर उधर से सफदरजंग हॉस्पिटल में ही रेफ़र कर दिए जाते हैं, यूपी वगैरह से भी सफदरजंग हॉस्पिटल में ही रेफ़र करते हैं। तो सफदरजंग हॉस्पिटल का जो बर्न्स यूनिट है उसमें आईसीयू भी है, ओटी भी है और वार्ड्स भी है। तो वहाँ पे हमारी जब पोस्टिंग हुई थी तो हमने देखा था इलेक्ट्रिकल बर्न के जो पेशेंट्स होते हैं दे आर वेरी, आप देख नहीं सकते उनको, उनकी बॉडी एकदम, उनको 3rd डिग्री बर्न होता है। अभी जब मैं डिग्रीज पढ़ाऊँगी बर्न्स का तो तब मैं आपको बताऊँगी कि जो इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं उसमें बॉडी एकदम काली हो जाती है और अंदर के जो मसल्स और बोन्स होते हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं। और जो बू आती है बॉडी में से बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल बर्न, इट इज़ लाइक ऐसी बू होती है जैसे जब वायर जल जाता है तब जब बू आती है, एकदम वैसी ही बू आती है पेशेंट की बॉडी से। बहुत बुरे बर्न होते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न्स। Electrical burns or injuries are classified as high voltage greater than or equal to 1000 volts or low voltage less than 1000 volts or as flash burn secondary to an electrical arc। तो इलेक्ट्रिकल बर्न्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं हाई वोल्टेज बर्न्स। हाई वोल्टेज मतलब 1000 वोल्ट्स से ज़्यादा, अगर 1000 या फिर 1000 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज हो तो तब हम बोलते हैं हाई वोल्टेज बर्न्स। और लो वोल्टेज जब 1000 वोल्ट से कम वोल्टेज हो। या फिर फ्लैश बर्न्स जैसे कि चिंगारी से जो बर्न्स होते हैं, चिंगारी मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर लाइटनिंग की वजह से बर्न्स हो गया, या फिर कभी कभी वायर्स में शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ खराबी की वजह से जो बर्न्स होते हैं, दैट इज़ द फ्लैश बर्न सेकेंडरी टू एन इलेक्ट्रिकल आर्क। रेडिएशन बर्न। अब रेडिएशन बर्न क्या होता है? रेडिएशन बर्न में बी कॉज्ड बाय प्रोट्रैक्टेड exposure to UV light such as from the sun, tanning booths और arc welding। ओके, यूवी लाइट की वजह से जो रेडिएशन बर्न होता है, जो यूवी लाइट की वजह से होता है, जैसे कि सन या फिर टैनिंग बूट्स। अब यहाँ पे तो इतना कॉमन नहीं है टैनिंग बूट्स, लेकिन बाहर जगहों पे जैसे यूएस हो गया या फिर यूरोप हो गया, वहाँ पर टैनिंग बूट्स होते हैं। जो ज़्यादा गोरे होते हैं दे वांट देयर स्किन टू बी लाइक इंडियन स्किन, और इसीलिए वो टैनिंग के लिए सी साइड बैठ जाते हैं ताकि वो उनकी जो स्किन है वो थोड़ी बहुत टैन हो जाए। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि उनको सनबर्न हो जाता है। और फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि एक्सरे हो गया या फिर रेडियो एक्टिव फैलट हो गया। एक्सरे या फिर कभी कभी जब हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं उसमें भी बर्न हो जाता है पेशेंट को। जब पेशेंट को कैंसर होता है और उसमें जो रेडियोथेरेपी देते हैं, अगर वो रेडियोथेरेपी बार बार दी जाए, वैसे जो रेडियोथेरेपी की सेटिंग्स होती हैं वो वीक में वंस या ट्वाइस ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए नहीं होती ताकि पेशेंट को बर्न्स ना हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि रेडियोथेरेपी की वजह से पेशेंट के छाले आ गए हैं और बर्न्स हो गया है। Sun exposure is the most common cause of radiation burns and the most common cause of superficial burns overall। और सन एक्सपोजर सबसे कॉमन कॉज होता है। अगर रेत पर भी नंगे पैर चलें, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है जब, और नंगे पैर चलें तो तब भी सनबर्न हो जाता है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं।
छालों को हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं, और ब्लिस्टर्स भी एक तरीके का इंडिकेशन है कि ये एक सनबर्न है. सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ सनबर्न. Non-accidental burns. In those hospitalized from scalds or fire burns, 3 to 10% are from assault. Reasons include child abuse, personal disputes, spousal abuse, elder abuse and business disputes. तो जब हम लोग की पोस्टिंग लगती है सफदरजंग हॉस्पिटल में, वहाँ पे आप देखो ज़्यादातर या तो वहाँ पे बच्चे होंगे या फिर वहाँ पर औरतें होंगी. मोस्ट ऑफ द टाइम औरतें और बच्चे होते हैं. ऐसा नहीं है कि मेन नहीं होते, पर मेन ज़्यादातर जो मेन आते हैं वो एक्सीडेंटल बर्न से आते हैं, पर ज़्यादातर औरतें जितनी भी होती हैं, यंग एज में औरतें होती हैं 19-20 साल की, 22 साल की, वो नॉन एक्सीडेंटल बर्न से आती हैं और वो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से आती हैं. आइदर उनकी लड़ाई हो जाती है उनके सास से या फिर उनकी लड़ाई हो जाती है उनके हस्बैंड से. वैसे तो ज़्यादातर बर्न्स वार्ड में सफदरजंग हॉस्पिटल के जितने भी केसेस होते हैं वो MLCs होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो औरतें होती हैं वो रिपोर्ट नहीं कर पाती या वो उनकी पहले ही डेथ हो जाती है. 90% बर्न्स होते हैं, मैंने खुद देखा है. पेशेंट के इतने एक्सटेंसिव बर्न्स होते हैं और ज़्यादातर ये बर्न्स जो है फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से ही आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से. टाइप्स ऑफ बर्न एंड बर्न डेथ. Burns are classified according to the depth of tissue destruction as superficial partial thickness injuries, deep partial thickness injuries और full thickness injuries. अब burns को हम 3 तरीके से classify कर सकते हैं. superficial partial thickness injuries, इसको हम first degree burn भी बोलते हैं. deep partial thickness injuries second degree burn भी बोलते हैं इसे, और फुल पार्शियल थिकनेस इंजरीज इसको हम थर्ड डिग्री बर्न्स भी बोलते हैं. दीज 3 कैटेगरीज आर सिमिलर टू बट नॉट सेम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न क्लासिफिकेशन. इन अ सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न द एपिडर्मिस इज डिस्ट्रॉयड और द इंजर्ड एंड अ पोर्शन ऑफ द डर्मिस में बी इंजर्ड. सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में या फिर फर्स्ट डिग्री बर्न में एपिडर्मिस ही डिस्ट्रॉय होता है और थोड़ा बहुत डर्मिस डिस्ट्रॉय हो सकता है. अब अगर आपको एनाटमी याद हो स्किन की, तो सुपरफिशियल लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं. एपिडर्मिस के नीचे आता है डर्मिस और डर्मिस के सबसे नीचे आता है सबक्यूटेनियस लेयर. फिर सबक्यूटेनियस लेयर के बाद आते हैं मसल्स, फिर मसल्स के बाद आते हैं बोन्स. तो ये हमारी स्किन की एनाटमी है. तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में सिर्फ एपिडर्मिस ही बर्न होता है या इंजर्ड होता है, एपिडर्मिस, और थोड़ा बहुत हो सकता है कि डर्मिस भी हो, पर ज़्यादातर केसेस में सिर्फ एपिडर्मिस ही इंजर्ड होता है. और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स में एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होता ही होता है, उसके साथ साथ डर्मिस का अपर लेयर या फिर डर्मिस के डीपर पोर्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं डीप पार्शियल थिकनेस में. और फुल थिकनेस बर्न्स में एपिडर्मिस और डर्मिस के साथ साथ जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ या मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं. एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर, समटाइम्स मसल्स और बोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं फुल थिकनेस बर्न में. कभी कभी होता है कि मसल्स और बोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो तब भी हम उसको फुल थिकनेस बर्न्स कहते हैं. Characteristics of burns according to depth. Superficial partial thickness similar to first degree burn. तो पहले डिग्री बर्न से सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस सिमिलर होता है और इसमें आता है सनबर्न या फिर लो इंटेंसिटी फ्लैश. स्किन इन्वॉल्वमेंट में है एपिडर्मिस, पॉसिबली अ पोर्शन ऑफ डर्मिस. एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है उसमें और थोड़ा बहुत डर्मिस भी इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है. सिम्टम्स क्या होते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स के? टिंगलिंग सेंसेशन होगा पेशेंट को, हाइपर एस्थीसिया होगा, सुपर सेंसिटिविटी, पेन दैट इज सूटेड बाय कूलिंग.
तो पेशेंट का टिंगलिंग सेंसेशन होगा, हाइपरेस्थीसिया होगा, हाइपरेस्थीसिया मतलब सुपर सेंसिटिविटी होगी, और पेन दैट इज़ सूटेड बाय कूलिंग। जब भी रोटी बनाते वक्त या खाना बनाते वक्त जो बर्न हो जाता है दैट इज़ द सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न या फिर फर्स्ट डिग्री बर्न। तो तब हम क्या करते हैं, पेशेंट हम लोग खाना बनाते वक्त जो बर्न होता है तो हम ठंडे पानी से उसको धोते हैं। क्यों धोते हैं? बिकॉज जो पेन होता है वो कूलिंग की वजह से ठीक हो जाता है। तो पेन दैट इज सूटेड बाय कूलिंग, ये एक सिम्टम है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न का। फिर वूंड अपीयरेंस, वूंड कैसा दिखता है? रेडेंट वूंड होता है, ब्लांचेस विथ प्रेशर। अगर हम वहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो वो पेल हो जाता है, येलोइश हो जाता है, तो रेड कलर का दिखता है वुंड, और जब प्रेशर डालते हैं तो पेल हो जाता है। ड्राई, मिनिमल और नो एडिमा पॉसिबल ब्लिस्टर्स होते हैं। तो या तो जो वुंड होगा वो ड्राई होगा और एडिमा नहीं होगा, या फिर कभी कभी वहाँ पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब छाले पड़ जाते हैं, ऐसा कभी कभी होता है कि छाले पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद रिक्यूपरेटिव कोर्स, कब तक ये ठीक होता है? कंप्लीट रिकवरी विद इन अ वीक, नो स्कारिंग, पीलिंग। और इसमें जो है इस टाइप के बर्न्स में 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी रिकवरी हो जाती है और कोई स्कारिंग या पीलिंग नहीं होती। स्कारिंग मतलब स्कार फॉर्मेशन, मतलब कोई धब्बा नहीं रह जाता, और पीलिंग मतलब कि स्किन निकलती भी नहीं है। दैट इज़ रिक्यूपरेटिव कोर्स, कि कैसे ठीक होता है। फिर उसके बाद है डीप पार्शियल थिकनेस, या दिस इज सिमिलर टू सेकेंड डिग्री बर्न्स। अब इसमें आता है स्कार्ड्स, फ्लैश फ्लेम कॉन्टैक्ट। स्कार्ड्स मतलब मैंने अभी आपको बताया कि हॉट लिक्विड से जो बर्न्स हो जाते हैं दैट इज़ नोन एज स्कार्ड्स। और फ्लैश फ्लेम, अगर जलते हुए फ्लेम से चूल्हा जल रहा है तो चूल्हे के जलने की वजह से जो बर्न हो गया दैट इज़ डीप पार्शियल थिकनेस। और इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, अपर डर्मिस इन्वॉल्व होती है, और डीपर डर्मिस हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो। पोर्शन ऑफ डीपर डर्मिस में ऑल्सो बी इन्वॉल्व। और इसमें पेन होता है, हाइपरेस्थीसिया होता है, सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। और सेंसिटिव टू कोल्ड एयर मतलब जब ठंडी हवा में लेके जाएंगे तो पेशेंट को जलन सी होगी, दर्द होगा पेशेंट को। और इसमें ब्लिस्टर्स आते ही आते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में हो सकता है ब्लिस्टर्स आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन जो सेकंड डिग्री बर्न होता है इसमें तो ब्लिस्टर्स आते ही आते हैं। मॉटल्ड रेड बेस, और इसका जो बेस होता है वो रेड कलर का होता है, ऊपर ब्लिस्टर्स होते हैं। ब्रोकन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर निकल जाती है। वीपिंग सरफेस एडिमा, और थोड़ा बहुत वहाँ पे एडिमा होता है। वीपिंग सरफेस मतलब कि पानी सा निकलने लगता है उस जगह से, और थोड़ा बहुत एडिमा होता है। तो दिस इज़ द अपीयरेंस ऑफ द वुंड। सेकेंड डिग्री बर्न में ब्लिस्टर्स होते ही होते हैं, रेड बेस हो जाता है और एपिडर्मिस लेयर निकलने लगता है, सरफेस में थोड़ा बहुत पानी होता है और एडिमा होता है। रिकवरी इन 2 to 4 वीक्स, और इसकी रिकवरी 2 से 4 हफ्तों में होती है। सम स्कारिंग एंड डीपिगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्चर्स इन्फेक्शन में कन्वर्टेड टू फुल थिकनेस। तो कभी कभी इसमें स्कारिंग होती है, डीपिगमेंटेशन होता है, मतलब कि जो बर्न जब हील होता है तो उसका धब्बा रह जाता है, और कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब अगर जॉइंट पे बर्न है, सपोज़ कि एल्बो जॉइंट हो गया या व्रिस्ट जॉइंट हो गया, तो उस जॉइंट को मूव करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स। जो नॉर्मल मूवमेंट है वो करना जब मुश्किल हो जाता है तो तब हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स। इन्फेक्शन में कन्वर्टेड टू फुल थिकनेस, और इन केस अगर इस एरिया को सही से केयर नहीं की जाए इस बर्न की तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से वो फुल थिकनेस बर्न में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज फुल थिकनेस बर्न विच इज सिमिलर टू द थर्ड डिग्री बर्न, और ये होता है फ्लेम से, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हॉट लिक्विड, इलेक्ट्रिकल करंट से या फिर केमिकल कॉन्टैक्ट से।
केमिकल कांटेक्ट से भी जो बर्न होता है वो 3rd डिग्री बर्न में ही आता है, और ये जो एसिड अटैक वगैरह होते हैं ये भी 3rd डिग्री बर्न्स में आते हैं। स्किन इन्वॉल्वमेंट में एपिडर्मिस, एंटायर डर्मिस एंड समटाइम्स सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन्वॉल्व, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड बोन में ऑल्सो बी इन्वॉल्व। तो इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, पूरा डर्मिस तो होता ही होता है, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू भी होता है, और कभी कभी मसल्स, बोन्स और कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। फिर सिम्टम्स क्या है, पेन फ्री होते हैं ये। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा डर्मिस इन्वॉल्व होता है, पूरा डर्मिस डैमेज हो जाता है, और हमारे डर्मिस लेयर में नर्व एंडिंग्स होती हैं, और जब पूरा डर्मिस लेयर डैमेज हो जाता है तो डर्मिस लेयर में जो नर्व्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, और जब नर्व्स डैमेज हो जाएगी तो पेशेंट को कुछ सेंसेशन ही नहीं होगा, पेशेंट को फील ही नहीं होगा, तो इसीलिए पेशेंट को पेन नहीं होता। 3rd डिग्री बर्न्स देखने में बहुत बुरे होते हैं, उन्हें आप देख नहीं सकते, हमें बहुत दर्द होगा देखते वक्त, लेकिन पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि पेशेंट को पेन ही फील नहीं होता। उनके जितने भी नर्व एंडिंग्स हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं जो डर्मिस लेयर में होते हैं। शॉक होता है, पेशेंट को हेमाचूरिया होता है, हेमाचूरिया इज ब्लड इन यूरिन। तो 3rd डिग्री बर्न में यूजुअली जो डेथ होती है पेशेंट की वो शॉक की वजह से होती है, और जो चेंजेस आते हैं बॉडी पे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हीमोलाइसिस, ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। पॉसिबल एंट्रेंस एंड एग्जिट वुंड्स, पॉसिबल एंट्रेंस और एग्जिट वुंड्स मतलब वुंड पूरी तरीके से खुल जाता है, बैक्टीरियाज इजीली एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, और अंदर के मसल्स और बोन्स इजीली विजिबल होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पॉसिबल एंट्रेंस और एग्जिट वुंड। और यहाँ पे लिखा भी है इलेक्ट्रिकल बर्न, यूजुअली इलेक्ट्रिकल बर्न्स में होता है ऐसा कि अंदर के पूरे मसल्स दिखने लगते हैं। स्पेशली जो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस हाथ से जिस वायर को पकड़ते हैं और उस वायर में करंट पास हुआ, तो जो हाथ होता है ना वो हाथ तो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज होता है। पूरी बॉडी में तो तब भी ब्लैक कलर की इतनी नहीं होती है जितना उस हाथ में होता है। उस हाथ में तो जो वुंड होता है वो पूरा अंदर का उसका पूरा मांस दिखने लगता है, इतना बुरा डैमेज होता है। देन वुंड अपीयरेंस, यहाँ पे जो वुंड अपीयरेंस होता है वो पेल वाइट भी हो सकता है, ड्राई होता है, लेदरी होता है, और चार्ड ब्रोकन स्किन विथ फैट एक्सपोज्ड। चार्ड का मतलब होता है जो ब्लैक हो जाती है ना बॉडी, इलेक्ट्रिकल बर्न की वजह से जो ब्लैक हो जाती है बॉडी, उसको बोलते हैं चार्ड बॉडी। या ब्रोकन स्किन विथ फैट एक्सपोज्ड, ब्रोकन स्किन होती है और फैट अंदर का मांस दिखने लगता है, एडिमा होता है। देन रिक्यूपरेटिव कोर्स, ये जब ठीक होता है तो एशकार स्लव्स ग्राफ्टिंग इज़ नेसेसरी, और इसके जब ठीक होते वक्त ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है वो मैं आपको प्लास्टिक सर्जरी में पढ़ाऊँगी। और एशकार, ये जो ब्लैक कलर की स्किन होती है ये स्लफ आउट होने लगती है। स्लफ आउट मतलब ये गिरने लगती है, झड़ने लगती है, जो जितना भी डेड मटेरियल होता है, डेड स्किन होती है वो झड़ने लगती है जब ठीक होने लगता है 3rd डिग्री बर्न। देन नेसेसरी स्कारिंग एंड लॉस ऑफ काउंटर एंड फंक्शन। स्कारिंग होती है इसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्कारिंग होती है, और लॉस ऑफ काउंटर मतलब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, बॉडी पार्ट का सही से मूव नहीं कर पाते जब ठीक होने लगते हैं, तो कॉन्ट्रैक्चर्स रहते हैं, लॉस ऑफ डिजिट और एक्सट्रीमिटी पॉसिबल। और ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल बर्न में जिस हाथ से वायर पकड़ा गया था वो हाथ तो ऐसा होता है कि वो उसमें तो कोई सेंसेशन बचती ही नहीं है, और वो ज़्यादातर रिमूव ही करना पड़ता है, हाथ एकदम ख़राब ही हो जाता है। बर्न्स
हम जो न्यूज़पेपर में रोज़ाना पढ़ते हैं कि लड़ाई हुई और फिर उसके बाद एक को जला दिया, दूसरे को जला दिया, ये करना बहुत आसान होता है, लेकिन व्हेन यू गो टू बर्न्स वार्ड देन यू विल रियलाइज़ कि कितना ज़्यादा सफरिंग है, ये कितनी ज़्यादा सफरिंग है। आई हैव सीन पेशेंट्स, तो मुझे जब मैं बर्न्स वार्ड में पोस्टिंग होती थी हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर में भी और बीएससी थर्ड ईयर में भी और एमएससी में भी, जब हमारी वहाँ पे पोस्टिंग होती थी तो हमें रियलाइज़ होता था जब पेशेंट का फुल बॉडी बर्न है और उसको जब ड्रेसिंग करना है तो पेशेंट इतना चिल्लाते थे। थर्ड डिग्री बर्न वाले नहीं, पर सेकेंड डिग्री बर्न वाले इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं बिकॉज उनकी जो अपर लेयर ऑफ स्किन है वो रिमूव होती है, और ड्रेसिंग करते वक्त जब हम गॉस पीसेस को रिमूव करते हैं तो स्किन भी साथ में खिंच के आती है, उसके साथ साथ ब्लड भी आता है, और पेशेंट इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं, इतना रोते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो थर्ड डिग्री वाले होते हैं पेशेंट, उनका तो आप देखकर ही आपको ऐसा लगेगा उल्टी कर दो, क्योंकि उनके जो वुंड होंगे वो इतने बुरे होते हैं। और सफदरजंग हॉस्पिटल में ज़्यादातर काम या तो वार्ड बॉयज़ वगैरह करते हैं या फिर स्टूडेंट्स करते हैं। तो जब हमारी पोस्टिंग लगती थी तो हम वहाँ पर हमें दे दिया जाता था रिमूव करने के लिए, ड्रेसिंग्स वगैरह रिमूव करने के लिए, खोलने के लिए, और इतनी गंदी स्मेल आती थी बर्न के जो ड्रेसिंग्स होती हैं उनमें से इतनी गंदी स्मेल आती थी। इवन आफ्टर वेयरिंग मास्क स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको उल्टी हो जाएगी। और इसके अलावा जो पेशेंट रोते थे ड्रेसिंग को रिमूव करते वक्त, वो अलग पेन होता है, एक अलग तरीके का पेन होता है जो हम लोग महसूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट डिग्री बर्न्स। फर्स्ट डिग्री बर्न में ज़्यादा नहीं होता है, देखो रेडनेस होती है बस, सुपरफिशियल बर्न दैट ओनली अफेक्ट द स्किन सरफेस, एपिडर्मिस लेयर या फिर थोड़ा बहुत डर्मिस लेयर। इसमें एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस का अपर लेयर और डीपर पोर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसमें देखो रेड एरिया है, उसके ऊपर ब्लिस्टर्स है, छाले पड़ गए। और ये वाले एरिया में, ये वाले बर्न में, थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस पूरा और सबक्यूटेनियस थोड़ा बहुत होता है, और हो सकता है कि मसल्स और बोन्स भी इन्वॉल्व हो। So this is epidermis, dermis, and this is hypodermis या फिर subcutaneous layer, and this is the muscles. So first degree burn में सिर्फ epidermis involve है, second degree में epidermis, dermis का superficial layer, third degree में epidermis, dermis पूरा और subcutaneous layer भी थोड़ा बहुत है। So this is third degree burn. एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अब हम कैसे बताते हैं कि पेशेंट को 90% बर्न है, 50% बर्न है, या 40% बर्न है, या 30% बर्न है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देना। इसके 3 रूल्स है कैलकुलेट करने के। TBSA. Various methods are used to estimate the TBSA. What is TBSA? Total body surface area affected by burns. TBSA हमेशा लिखा होता है TBSA. TBSA का मतलब होता है Total Body Surface Area Affected by Burns. Among them are the Rule of 9. सबसे पहला मेथड है Rule of 9. ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में रूल ऑफ 9 यूज़ होता है। फिर उसके बाद है द लर्न्ड एंड ब्रॉडर मेथड, उसके बाद है द पामर मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल ऑफ 9 क्या है। अ कॉमन मेथड, द रूल ऑफ 9 इज़ अ क्विक वे टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ बर्न्स इन अडल्ट्स। और ये जो मेथड है रूल ऑफ 9, ये हम अडल्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। The system divides the body into multiples of 9. The sum total of these
parts equal the total body surface area and is an important measurement in the severity of injury. तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट को मल्टीपल्स ऑफ 9 में डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ये इंटीरियर पोर्शन है बॉडी का, दिस इज़ द इंटीरियर पोर्शन एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पोर्शन. अब इंटीरियर पोर्शन में इंटीरियर हेड, फेस और इतना नेक का इतना हिस्सा, इसको हम कंसीडर करेंगे एज 4.5. पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हेड को कंसीडर करेंगे 4.5. मल्टीपल्स ऑफ 9 मतलब 9 का मल्टीपल है 4.5. 9 का आधा करेंगे, अगर हम 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 आता है. फिर उसके बाद चेस्ट को हम कंसीडर करते हैं 9, एब्डोमेन को कंसीडर करते हैं 9. उसी तरह पीछे की तरफ के चेस्ट को कंसीडर करते हैं 9 और एब्डोमेन को कंसीडर करते हैं 9. हाथ के सामने की तरफ को कंसीडर करते हैं 4.5 और हाथ के पीछे की तरफ को कंसीडर करते हैं 4.5. पेरिनियल रीजन को कंसीडर करते हैं 1. लेग के सामने की तरफ के पोर्शन को कंसीडर करते हैं 9 और लेग के पीछे की तरफ को कंसीडर करते हैं 9. अब इसको अगर आप प्लस करोगे, ये टोटल हुआ 9, दिस इज़ टोटल 9. ये 9 प्लस 9 इज़ 18 and this 18 plus 9 is how much? 36, 27. 27 plus 18 again. 27 plus 18 is how much? 55. If you add this all, you will get 100%. आप ऐड करके देख लेना. मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है तो प्लीज़ आप ऐड करके देख लेना. अगर आप इसको ऐड करोगे पूरे को तो 100% मिलेगा आपको. तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर पूरा ट्रंक मतलब चेस्ट और एब्डोमेन है सामने की तरफ का, तो हम उसको 18 लेते हैं, 18% बर्न. और अगर पूरा ट्रंक सामने और पीछे दोनों की तरफ है तो हम इसको 18 + 18 कर देते हैं. 18 + 18 इज़ हाउ मच? 36% कर देते हैं. उसी तरह ट्रंक के साथ साथ अगर एक हाथ में सामने की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है तो 36 + 9 कर देते हैं हम उसे. तो कितना होगा? 36 + 9 इज़ 37, 38, 39, 40, 41, 45%. 45% होगा. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और ये रूल ऑफ 9 इज़ द कॉमन मेथड. और ये आपको याद करना होगा कि कौन से बॉडी पार्ट का कितना है, और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है टू एक्सप्लेन द रूल ऑफ 9. तो इसीलिए ये आपको पूरा रटना होगा विद द डायग्राम कि कितना है. अगर हम हेड का देखेंगे, हेड का सामने वाला पार्ट इज़ 4.5, पीछे वाला इज़ 4.5. ये आपको रटना होगा. हमने भी इसको ऐसे ही याद किया था. और पूरे ट्रंक का सामने 18, पीछे 18. पूरे हाथ का सामने पीछे 9, सामने की तरफ 4.5, पीछे की तरफ 4.5. पेरिनियल रीजन 1%. देन 9% एक पैर का सामने की तरफ और फिर 9% एक पैर का पीछे की तरफ. जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको आएगा 100%. तो इस तरीके से आपको ये लर्न करना पड़ेगा रूल ऑफ 9. देन लर्नड एंड ब्रॉडर मेथड. A more precise method of estimating the extent of burn is the learned and broader method, which recognizes the percentage of surface area of various anatomical parts, especially the head and legs, as it relates to the age of the patient by dividing the body into very small areas and providing an estimate of the proportion of the TBSA accounted for by each body part.
one can obtain a reliable estimate of TBSA burned. तो लर्नड एंड ब्रॉडर मेथड ये ज़्यादा प्रिसाइज मेथड है. प्रिसाइज मतलब ये एक्चुअल मेथड है बिकॉज इसमें हम जो बॉडी पार्ट्स है उसको और छोटे एनाटमिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जो रूल ऑफ 9 है उसमें तो हम बॉडी पार्ट्स को, हैंड को अलग कर दिया, ट्रंक को अलग कर दिया, हेड को अलग कर दिया, पेरिनियल को अलग कर दिया. पर इसमें लर्नड एंड ब्रॉडर मेथड में और छोटे पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं. और इसके अलावा इसमें हम एज को भी कंसिडर करते हैं. जो रूल ऑफ 9 है उसमें हम उसको हम सिर्फ अडल्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर लर्नड एंड ब्रॉडर मेथड में हम एज भी कंसिडर करते हैं. इसका जो पहला इवैल्यूएशन होता है वो जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तब हम करते हैं. फिर उसके बाद 72 आवर्स के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं फिर से पेशेंट को कि कितना बर्न है. तो दिस इज़ द चार्ट फॉर द लर्न एंड ब्रॉडर मेथड. इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आप यही याद रखना कि ये ज़्यादा प्रिसाइज मेथड है. इसमें हम बॉडी को और छोटे एनाटमिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. यहाँ आप देख सकते हो हाथ को इन्होंने अपर आर्म को अलग डिवाइड किया है, लोअर आर्म को अलग डिवाइड किया है, फिर उसके बाद पाम को अलग से डिवाइड किया है. उसी तरह पैर को भी इन्होंने अपर लेग्स को डिवाइड किया है, फिर लोअर लेग्स को, फिर उसके बाद फीट को. तो अलग एनाटमिकल पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग परसेंटेज दी है. और फिर इसमें हम एज भी कंसीडर करते हैं, जैसे एज 0, एज 1, एज 5, एज 10, एज 15 और फिर अडल्ट्स. तो ये हम बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ 9 हम बच्चों के लिए यूज़ नहीं कर सकते. सो दिस चार्ट इज़ फॉर योर एक्सप्लेनेशन. यू डोंट नीड टू लर्न दिस चार्ट, बट रूल ऑफ 9 वाला चार्ट आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम एंड यू नीड टू एक्सप्लेन कौन सा वाला पार्ट कितने % का है. देन पामर मेथड, ये सबसे इजी मेथड है और ये छोटे बर्न्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो छोटे एरियाज़ के होते हैं. जब पूरे बॉडी में बर्न होता है तब हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते. इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के पाम को इंक्लूडिंग हिज डिजिट्स, मतलब इंक्लूडिंग हिज फिंगर्स, उसके पूरे पाम को हम कंसिडर करते हैं एज 1%. इसका ये पेशेंट का पाम है इंक्लूडिंग द फिंगर एंड इट इज़ इक्वल टू 1% ऑफ देयर टोटल बॉडी सरफेस एरिया. मतलब कि ये हुआ कि अगर छोटा सा बर्न है तो हम पेशेंट के पाम का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कैलकुलेट द बॉडी सरफेस एरिया. तो पाम की मदद से, पेशेंट के पाम की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बॉडी सरफेस एरिया है. एंड दिस इज़ यूज फॉर स्मॉल बर्न्स ओनली. पूरी बॉडी को हम ऐसे एस्टिमेट नहीं कर सकते कि पेशेंट का हाथ रखा और पूरी बॉडी का एस्टिमेशन ले लिया. उसके लिए हमें रूल ऑफ 9 या फिर लर्न एंड ब्रॉडर मेथड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. नाउ प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम बर्न्स का. एडवाइज दैट मैचेस एंड लाइटर्स टू बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन. बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जो सफदरजंग के वार्ड में होते हैं, बर्न्स वार्ड में होते हैं, और ज़्यादातर केसेस में या तो उनके ऊपर चाय गिर जाती है या फिर उनके ऊपर पानी गिर जाता है, गर्म पानी गिर जाता है. और इसमें हमें प्रिवेंट अगर करना है तो हमें यही देखना है कि मैचेस, लाइटर, ये सब से दूर रहें बच्चे. Emphasize the importance of never leaving children unattended around fire or in the bathroom or bathtub. Advise the installation and maintenance of smoke detectors on every level of the home, changing batteries annually on birthday. और ज़्यादातर घरों में, इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए घरों में ताकि एकदम से पता चल जाए कि इन केस ऑफ एनी फायर. और रिकमेंड द डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ होम एक्सिट फायर ड्रिल विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड. तो ये भी इतना पॉसिबल नहीं है पर ये होना चाहिए कि हम एक
ड्रिल ऑर्गेनाइज करें अपने घर मेंबर्स, अपने होम मेंबर्स के साथ, जिसमें हम सारे बच्चों को ये बताएं कि इन केस ऑफ फायर एग्ज़िट कैसे करना है घर से। कॉशन अगेंस्ट यूजिंग फ्लेमेबल लिक्विड्स टू स्टार्ट फायर। और जब भी हम फ्लेमेबल लिक्विड्स यूज़ करें, फ्लेमेबल लिक्विड्स में क्या क्या आता है? केरोसिन ऑयल आता है, पेट्रोल होता है फ्लेमेबल लिक्विड में। इसके अलावा अल्कोहल भी फ्लेमेबल लिक्विड है। अल्कोहल में आजकल जो हम सैनिटाइज़र या स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पिरिट में भी अल्कोहल होता है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यूजिंग दीज काइंड ऑफ लिक्विड्स, बिकॉज दे कैन कैच फायर एट एनी टाइम। गाड़ियों में अल्कोहल रखा होता है, अल्कोहल से भी बहुत जल्दी फायर कैच होता है। Advise setting the water heater temperature on no higher than 120 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो वाटर हीटर्स जो होते हैं, जो गीज़र्स हमारे घर में जो लगे होते हैं, उसका टेम्परेचर हम 120 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना रखें। कॉशन अगेंस्ट स्मोकिंग इन बेड। और सबसे ज़्यादा जल्दी जो कॉटन होता है वो जलता है और उनका पता भी नहीं चलता। जो हमारे मैट्रेसेस होते हैं, ये जब जलते हैं तो इनका पता भी नहीं चलता ये कब जल रहे हैं। सिर्फ जब बहुत ज़्यादा जल जाते हैं तब एहसास होता है। और ज़्यादातर केसेस बर्न्स वार्ड में जो है उसमें आते हैं, विंटर्स में आते हैं, क्योंकि विंटर्स में लोग क्या करते हैं, आग जला लेते हैं और उसी में सो जाते हैं और पता भी नहीं चलता उन्हें कि कब घर में आग लग गई या फिर उनके मैट्रेस में आग लग गई। अगर बाय मिस्टेक उनके रज़ाई में आग लग जाती है तो उसका पता भी नहीं चलता उन्हें और वो खुद भी जल जाते हैं साथ में। तो विंटर्स में ज़्यादातर केसेस आते हैं। Recommend avoidance of overhead electrical wires and underground wires when working outside। अब इंडिया में तो हर जगह ही ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स है और कभी बारिश हो जाए तो इनमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रिकल वायर्स में। एडवाइस दैट हॉट आयरन्स एंड कर्लिंग आयरन्स बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। अब हॉट आयरन्स और कर्लिंग आयरन्स वो होती है जो हम बालों को कर्ल करने में यूज़ करते हैं, वो दोनों आयरन्स बच्चों से दूर रखने चाहिए। कॉशन अगेंस्ट रनिंग इलेक्ट्रिकल कॉर्ड अंडर कारपेट और रग्स। तो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो कारपेट के नीचे से निकाल लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिकल वायर जो उसका इंसुलेटिंग ऊपर का जो इंसुलेटिंग पार्ट है, जो प्लास्टिक का पार्ट है, वो निकल जाए और वायर्स एक्सपोज हो जाए तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। इसके अलावा हमारे इंडिया में हम लोग इलेक्ट्रिकल रॉड्स यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट पास हो जाता है बॉडी में, इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस, ये वाले केसेस जो हैं विंटर्स में ही आते हैं। Recommend storage of flammable liquids well away from a fire source such as pilot light। तो फ्लेमेबल लिक्विड्स को फायर सोर्स से अलग ही रखना है। केरोसिन ऑयल हो गया या जो कभी कभी जो चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं, पहले जो चूल्हा यूज़ करते थे हम, उसमें केरोसिन ऑयल डालते थे, तो उस केरोसिन ऑयल को चूल्हे के आसपास नहीं रखना है, दूर ही रखना है, जो बॉटल होती है केरोसिन ऑयल की। एडवोकेट कॉशंस व्हेन कुकिंग, बीन अवेयर ऑफ लूज क्लोथिंग हैंगिंग ओवर द स्टोव टॉप। अब कई बार ऐसा होता है कि जो घर में कुकिंग करते हैं वो दुपट्टा पहन के कुकिंग करते हैं और दुपट्टे में आग लग जाती है और दुपट्टे या साड़ी के पल्लू की वजह से फिर पूरे उसमें आग लग जाती है, पूरी बॉडी जल जाती है। रिकमेंड हैविंग अ वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर इन होम एंड नोइंग हाउ टू यूज़ इट। सो सबके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए घर में, जो कि हमारे पास नहीं होता। Thank you. We'll continue in the next video with this topic. This topic is very big and you need to learn a lot in this. Thank you.